राजनीति इतनी आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि यहाँ पर रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल हो जाती है और हमेशा कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि राज्य स्तरीय राजनीति और केंद्र स्तरीय राजनीति सभी राजनीति को प्रभावित करती है। ऐसी एक घटना आज हुई और वह घटना थी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की रिहाई। और इस रिहाई ने दो परिवर्तन या कहें दो तरह के प्रभाव हमको यहां दिखा दिए। पहला प्रभाव तो केंद्रीय स्तर पर पड़ेगा और दिल्ली की राजनीति पर पड़ेगा और दूसरा जो प्रभाव है वो हरियाणा में होने वाले इलेक्शन पर पड़ेगा। क्या होगा पूरा असर डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में और यह भी समझेंगे क्या केजरीवाल की रिहाई जिस पर आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है, क्या वह रिहाई जश्न मनाने के लिए है या नहीं, चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं जहां पर हम देश और विदेश से जुड़े मुद्दों पर डिस्कशन करते हैं, 10 स्वदेश। तो आज जब केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिल रहा था। यहां तक कि विपक्षी पार्टियों के कई सारे नेताओं ने इसे न्याय की जीत बनाया। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि अभी कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले ही जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर गए थे गणपति पूजा के लिए, तो उस पर बहुत हो हल्ला हुआ और कहा गया कि भाई यह आर्टिकल 50 जो कि कहता है न्यायपालिका और एग्जीक्यूटिव के बीच भी एक अच्छा विच्छेद होना चाहिए, अर्थात वो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करने चाहिए। ऐसे में अगर पीएम मोदी पहुंच जाते हैं सीजीआई घर तो यह पूरे तरीके से संविधान का नैतिक उल्लंघन कहा गया। और वही लोग आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बहुत ही भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारत में जो राजनीति की जाती है वो अपनी सुविधा के अनुसार की जाती है। जिस सुप्रीम कोर्ट को कल गालियां पड़ रही थी, आज उसी सुप्रीम कोर्ट के लोग भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो अब यहां पर हुआ ये कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा, क्या कहा टिप्पणी में, इसको समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी मामले में जहां जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना यह न्याय का मजाक है। इस तरीके से यहां पर केस को आगे बढ़ाया। ऐसे में सीबीआई पिंजड़े में बंद तोते की तरह से काम नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक बार टिप्पणी जो है इस तरीके की कर चुकी है। जब यूपीए की सरकार थी उस समय भी सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोता ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और देखिए, जब भी सत्ताएं आई हैं और देश में जिसकी भी सरकार रही है उसने इसी तरीके से सीबीआई का दुरुपयोग तो किया है, इस बात को हम नकार नहीं सकते। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 2 जज की बेंच ने यहां पर अपने फैसले देने से पहले कुछ स्टेटमेंट्स दिए। उन स्टेटमेंट्स को भी मैं यहां पर आपको समझा देता हूं। पहला जो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई व्यक्ति पहले से हिरासत में है तो जांच के सिलसिले में उसे दोबारा अरेस्ट करना गलत नहीं है। तो सीबीआई को यहां बताना चाहिए कि जांच क्यों जरूरी है। और उन्होंने कहा कि भाई जो गिरफ्तारी यहां पर हुई है वो बिल्कुल भी अवैध नहीं थी। लेकिन अगर हम जस्टिस उज्जवल भुइयां की बात करें तो उन्होंने कहा कि भाई जो सीबीआई ने गिरफ्तारी की है वह सवाल खड़े करती है और जब ईडी केस में उन्हें जमानत मिल गई थी तो ऐसे में सीबीआई के एक्टिव होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। देखिए, इन्होंने साफ कहा है कि सीबीआई को निष्पक्ष दिखना चाहिए, ना कि पिंजड़े में बंद तोते जैसा काम करना चाहिए। तो बात यहां पर यह है कि सीबीआई के ऊपर तो आरोप लग चुके हैं कि वह सरकारी नियंत्रण में काम कर रही है और सीबीआई को भी देखना चाहिए कि वह सरकारी नियंत्रण से बाकी या बाहर रहकर उस तरीके से काम करे जहां पर वह निष्पक्ष रूप से देश का काम कर सके, न कि सरकार के तरीके से वह काम करना शुरू कर दे। दोस्तों, अब यहां चर्चा करते हैं कि आखिर दिल्ली की राजनीति पे और देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर आएंगे हरियाणा पर। तो पहले समझिए देश की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, जब से इंडिया गठबंधन बना और इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जीत प्राप्त करी उसके बाद से देश में विपक्षी एकता दिखाई दे रही है। ऐसे में केजरीवाल का जेल जाना विपक्षी एकता के ऊपर एक तरह का हमला ही माना जाएगा। और केजरीवाल लगभग 150 दिन से अधिक समय से जेल में रह रहे थे। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के कई सारे विधायक भी जेल में थे।
इसमें मनीष सिसोदिया जो कि उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वह भी जेल में थे, वह भी हाल के दिनों में रिहा होकर आए हैं। उसके पहले संजय सिंह को भी जमानत जो है वो मिल गई थी। ऐसे में इंडिया गठबंधन को एक और बूस्ट की रिक्वायरमेंट थी, और जो मोदी सरकार लगातार घिरती जा रही है, कई सारे मुद्दों पर मोदी सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन को एक और मौका मिल गया है कि वह मोदी सरकार पर हमला बोल सकती है, और मोदी सरकार के ऊपर यह झटका भी माना जा सकता है, क्योंकि यह सरकार जो इस बार चुनकर आई है, इसमें कहीं ना कहीं हमें कमजोरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यह वैसी एब्सोल्यूट गवर्नमेंट नहीं है जो कि आपको 2014 और 2019 में दिखाई दे रही है। अब दिल्ली की राजनीति, अभी हाल के दिनों में खबर आ रही थी कि दिल्ली के कुछ विधायकों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है कि भाई दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और राष्ट्रपति शासन लगने की रिक्वायरमेंट जो उन्होंने कही, वो इसलिए कही कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए हैं। ऐसे में दिल्ली में जो सारे काम है वो नहीं हो रहे हैं। लेकिन समस्या यहां पर आ रही थी कि आखिर टेक्निकलिटी के आधार पर आर्टिकल 365 का उपयोग किया कैसे जाए और 356 का प्रयोग किया कैसे जाए। अब इसको लेकर जो बातें चल रही थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब रिहा किया अभी अरविंद केजरीवाल को, तो यहां पर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत बड़ी बातें कही हैं। पहला तो जो यहां पर बात आ रही है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, और दूसरा, अरविंद केजरीवाल किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। यह दो बातें सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कही है। इसके अलावा बेल बॉन्ड भी उन्होंने यहां पर भरा है, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस केस पर इन पर आरोप लगे हुए हैं, उस केस को लेकर यह कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। कुछ प्रमुख बातें सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कही अपने फैसले में। अब बात यहां पर यह आ रही कि अगले साल होगा दिल्ली का विधानसभा चुनाव। ऐसे में अगर बीजेपी यहां पर केजरीवाल सरकार को डिमोलिश करके यहां पर राष्ट्रीय शासन लगा देती है, तो अगले चुनाव में बीजेपी को घाटा होने की पूरी उम्मीद यहां पर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अब प्रॉब्लम यहां पर यह आ रही है कि अब बीजेपी करे तो करे क्या। दिल्ली की राजनीति काफी इंटरेस्टिंग हो चुकी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं कर सकते। कारण यह है, जब तक वो जेल में थे तब तक तो आप राष्ट्रीय शासन की अनुशंसा नहीं कर सकते थे। कारण यह है कि भाई क्या पता वह व्यक्ति वहां से रिलीज होकर आ जाए और मुख्यमंत्री का पद संभाल ले। लेकिन अब यहां पर बात ऐसी आ गई है कि अरविंद केजरीवाल रिहा होने के बाद भी मुख्यमंत्री के पद के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप पर वहां पर जाकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो अपने कार्यालय नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो वह फाइल भी साइन नहीं कर पा रहे हैं। तो अब बीजेपी करे तो करे क्या। अगर वो राष्ट्रीय शासन लगाती है तो कहीं 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इन्हें जोर का झटका धीरे से लग जाए। तो ऐसे में दिल्ली की राजनीति भी काफी इंटरेस्टिंग हो गई है। अब दोस्तों बात करते हैं हरियाणा की राजनीति की, जो कि इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हुई है अरविंद केजरीवाल के रिलीज के बाद कि क्या कहा जाए। देखिए हुआ क्या, अभी तक जो हरियाणा का माहौल चल रहा था, खासकर अग्निवीर योजना को लेकर, किसानों के एमएसपी को लेकर, और विनेश फोगाट का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा में। तो ऐसी सभी चीजें हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में जा रही थी, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अलायंस होने की खबरें भी बहुत जोर शोर से आ रही थी। लेकिन यह अलायंस हो नहीं पाया, और आम आदमी पार्टी ने अभी अपने सभी 90 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी। ऐसे में यह तो साफ है कि मुकाबला अब आमने सामने का ना होकर त्रिकोणीय हो गया, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। अब बीजेपी की हालत बड़ी खराब है। ऐसे में यह गठबंधन आपस में ही लड़ता हुआ यहां दिखाई दे रहा है। तो फिर फायदा किसका होगा, क्योंकि अग्निवीर मुद्दे पर बीजेपी घिरी हुई है। कई ऐसी जगह हैं जहां पर जो हरियाणा के युवक हैं वो आर्मी की तैयारी करते थे। आजकल वो सभी तैयारियां यहां पर बंद हो चुकी हैं, और अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा है, और कांग्रेस ने यहां पर अग्निवीर को एक मुद्दा भी बनाया हुआ है। और इस मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल मुखरता से आगे बढ़ सकते हैं। और अगर अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि वो रिहा होकर आ गए हैं, तो अब सीधी बात है कि काफी एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि 12 सितंबर तक फॉर्म भरने की डेट थी, नॉमिनेशन की डेट थी, वह पूरी हो गई है। तो आम आदमी पार्टी का उत्साह भी बहुत शानदार होगा इस समय, और वह कांग्रेस का ही वोट काटेंगे। यहां तक कि विनेश फोगाट के सामने भी आम आदमी पार्टी ने एक रेसलर को ही उतार दिया, और वो भी महिला रेसलर। ऐसे में वोट कटने की पूरी संभावना है, और कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों की लड़ाई में फायदा बीजेपी का मिले। लेकिन एक और बात है, अरविंद केजरीवाल सिर्फ कांग्रेस का वोट नहीं, बीजेपी का भी वोट काटेंगे। कारण है एनसीआर के क्षेत्र। जी हां, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत,
ये जो सारे क्षेत्र हैं, यह सभी क्षेत्र आते हैं एनसीआर के अंतर्गत और यहाँ के कई सारे लोग दिल्ली में काम करने जाते हैं। ऐसे में दिल्ली में जो लुभावनी योजनाएं आम आदमी पार्टी ने वहां पर दी हैं, वह योजनाओं की घोषणा अरविंद केजरीवाल यहां पर भी कर सकते हैं। ऐसे में एनसीआर के पास की जो सीटें हैं, उस पर अरविंद केजरीवाल का प्रभाव काफी हद तक देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो पंजाब से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, जैसे कि हम बात करें पंचकुला की, अंबाला की, ये सभी ऐसी सीटें हैं जहां पर आपको अरविंद केजरीवाल का प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इन सीटों पर, क्योंकि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, ऐसे में आम आदमी पार्टी का इन्फ्लुएंस इन सभी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। तो हरियाणा आम आदमी पार्टी के दोनों साइड से घिरा हुआ है और ऐसे में आम आदमी पार्टी यहां पर एक अच्छा खासा वोट बैंक अपने पास होल्ड कर सकती है। और ध्यान रखिए, गुजरात का चुनाव जहां पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बड़े खतरनाक तरीके से काटे थे और बीजेपी ने एक तरीके से कांग्रेस को वहां पर नस्तो नाबूद कर दिया। क्या ऐसा तो नहीं होगा यहां पर? क्या कांग्रेस की सीट इतनी न घट जाए कि बीजेपी जुगाड़ करके अपनी सत्ता यहां पर स्थापित कर ले? लेकिन फिलहाल माहौल तो यहां पर बिल्कुल भी बीजेपी के पक्ष में जाता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बीजेपी 10 साल से यहां पर किसी तरह का कोई काम नहीं करी है। खट्टर को हटाने में भी बहुत देर कर दी गई। तो ऐसे में बीजेपी का जीतना लगभग असंभव है। अगर वो जीतती है तो एक चमत्कार ही माना जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल अब बहुत अच्छे तरीके से प्रचार करेंगे और कांग्रेस का वोट भी काट सकते हैं। दोस्तों, ऐसी चुनावी चर्चा हम लोग करते रहेंगे, देश विदेश की राजनीति पर बात करते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जारी दोस्त सुधांशु को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।